दोस्तों स्वागत है आपका सगीन एंटरटेनमेंट में। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए आपका। जैसे कि आप लोग का एग्जाम का और कुछ ही दिन मात्र बचा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट आप लोग का काफी डिमांड था कि सर हम लोग का ऑब्जेक्टिव लगभग जो है यानी क्लियर हो गया है, आप जो हम लोग यानी सब्जेक्टिव यानी प्रोवाइड कीजिए। तो आप लोग के डिमांड पे जो है आज का क्लास जो हम लोग यानी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव यानी दोनों आपको यानी प्रोवाइड करने वाले हैं। और जितने भी इसमें आप लोगों को क्वेश्चन हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो बिहार बोर्ड द्वारा चुना गया स्पेशल यानी प्रश्न आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आपको हम बता दें इन सेट को अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, इसमें जितने सारे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहां से आपको लगभग क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थापना जो हुआ था यानी कब हुआ था। चलिए जल्दी बताइए, समाजवादी पार्टी की स्थापना यानी कब हुई थी ये बताना। आपको चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन आपका 1948 में, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या 1885 में, 1985 में, 1951 में। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो 1885 में हुआ था ये तो आप लोगों को पता ही है, और 1980 में आपको पता है कौन सा यानी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का हुआ था। लेकिन आपको समाजवादी पार्टी की स्थापना जो 1948 को हुआ था, इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो रिपब्लिक पार्टी या आपका फॉरवर्ड ब्लॉक या आपका यानी मतलब स्वतंत्र पार्टी, आपका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। रिपब्लिक पार्टी की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर ने किया था 1937 में। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जनसंघ का या आपका देखिएगा आगे आजाद हिंद फौज का या आपका यानी स्वराज पार्टी का। अभी आपको जस्ट बताया कि 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का। यानी तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा क्या कहलाता है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति इनमें से यानी किसको यानी बढ़ावा दिया है? चलिए बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति जो है सबसे अधिक जो बढ़ा हुआ आप लोगों को पता होगा हिंदू मुस्लिम जनसंघ, यानी इसमें जो हिंदू मुस्लिम को यानी ये जो है बहुत बड़ा यानी इसको यानी बढ़ावा दिया है। आपको अभी भी पता होगा कि अभी भी जो है यानी अंग्रेजों का ही नीति अभी अपना देश में चल रहा है। ये बहुत यानी चिंताजनक विषय है अपना देश के लिए। ठीक है, चलिए क्योंकि आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय यानी निम्न में से कौन से शब्द का संबोधन किया था? जैसे कि आप लोग महात्मा गांधी के बारे में जैसे आ जाता है तो आपको इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली इसके बारे में आपको यानी देखने को मिलता है। कभी आपको पूछ रहेगा कि इसका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे हुआ? यानी पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। ठीक है, और इसका निधन जो है कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को जो है इसका निधन हुआ था। और इसको जो मारा गया था यानी कौन मारा था? नाथूराम गॉड्स के द्वारा मारा गया था। और ये जो जब इसका यानी जब इसको मतलब जब इसका प्राण जा रहा था उस टाइम में जो हे राम का यानी बोला था। तो इसका आंसर हे राम राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हैदराबाद का भारतीय जनसंघ में विलय यानी किस प्रकार हुआ था? तो जल्दी बताइए, मतलब क्या होगा आपका? यानी स्वेच्छा से हो गया था, यानी बलपूर्वक अंग्रेजों की मध्यस्थता द्वारा यानी उपयुक्त सभी द्वारा है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर आपका यानी बलपूर्वक यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें आपको हम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सभी यानी प्रोवाइड करने वाले, सब अच्छी तरीके से आप लोग ध्यानपूर्वक यानी रट लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग काफी लाभ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, राज्यों का पुनर्गठन आयोग यानी कब बना था? यानी राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो बना था यानी कब बना था? तो सब बच्चों को पता होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 29 दिसंबर 1953 को हुआ था। सबसे पहला यानी भाषाई आधार पर राज्य बना था, जो यानी कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था, आपको पता होगा। ठीक है, 1953 में। ठीक है, वो भी यानी भाषा के आधार पर। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? हमारे नियोजन व्यवस्था यानी किस विचारधारा पर है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर यानी आश्रित है? तो आपको बिल्कुल पता होगा लोकतांत्रिक समाजवाद पर यानी आश्रित है। तो इसका आंसर आपका लोकतांत्रिक समाजवादी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है? संविधान के किस अनुच्छेद में यानी केंद्र और राज्यों के बीच यानी विधायी संबंधों का उल्लेख है? जल्दी बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो देखिए इसमें आप लोग बता रहे हैं कि सर इसमें अनुच्छेद 245 से 255 होगा। तो चलिए बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली यानी परफेक्ट है। 245 से 255 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बजट का संबंध जो है किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किससे है? तो पहला आपका आय से है, व्यय से है, आय एवं व्यय से है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बजट का संबंध जो होता है किससे होता है?
तो बिल्कुल आपको पता है बजट का संबंध आय एवं व्यय दोनों से है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भारत में नेहरू युग युग यानी कब से कब तक चला माना जाता है? तो आप लोग को पता होगा भारत में जो है नेहरू युग जो है कब से कब तक माना जाता है? 1950 से 1952, 1947 से 1964 या आपका 1955 से 1964 या आपका 1964 से 1996। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कब से था, आपको ये यानी पूछा गया है। तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि वो जो है उसका कार्यकाल 1947 में प्रधानमंत्री बना, उसके बाद कब तक यानी 1964 तक रहा, उसके बाद इसका देहांत हो गया। उसके बाद कौन आया था? लाल बहादुर शास्त्री आया था। ठीक है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ये भी आपका आंसर है, बिल्कुल ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, चीन में यानी साम्यवादी शासन की स्थापना यानी कब हुई थी? देखिए चीन में साम्यवादी स्थापना 1949 में, 1954 या 1950 या आपका 1962 में हुआ था। तो देखिए चीन में साम्यवादी शासन की जो स्थापना हुआ था वो 1949 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? यानी 1949 में हुआ था। इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1949 में ही नाटो का स्थापना हुआ था, ये भी आपको पता रखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पंचशील समझौता के समय यानी चीन के प्रधानमंत्री यानी कौन थे? तो चलिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ क्या है, यानी पहला क्या? चाउ इन लाई, हुन मतलब क्या? हुन फू होगा आपका, चांग कोई सॉक या लिन सेन। तो देखिए पंचशील समझौता आप लोगों को पता होगा 1954 को हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जिसमें 5 पॉइंट रखा गया था, इसलिए इसका नाम यानी पंचशील समझौता रखा गया था। और इसमें जो है उस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ इन लाइन थे, और अपना भारत का यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गोवा को पुर्तगाल से आजाद के समय यानी भारत के प्रधानमंत्री यानी कौन थे? यानी गोवा को जब पुर्तगाल से आजाद किया गया था उस टाइम जो अपना भारत का प्रधानमंत्री जो था यानी कौन था? तो यानी गोवा से यानी पुर्तगाल से आजाद के समय भारत का प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस टाइम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर नहीं, ये बताइए गोवा पुर्तगाल से यानी, ये तो आप लोगों को कमेंट करके बताना इसका आंसर। क्या इसका आंसर आप लोग बता, राजीव गांधी होगा या आपका इंदिरा गांधी होगा? ठीक है, बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री तो नहीं होगा इसमें। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या आपका राजीव गांधी, जल्दी बताएंगे। इन तीनों में से आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि देखिए गोवा जो भारत का यानी राज्य बना था वो 1937 में अपना भारत का यानी सवर्ती राज्य बना था। तो आप 1987 में, तो इसके हिसाब से आप बता सकते हैं हमें। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बारे में। क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? देखिए दक्षेस का स्थापना आप लोगों को सबसे पहले, चाहे दक्षेस आपको यहाँ कहा जाएगा तो उसको यहाँ सार्क भी कहा जाता है। इसका स्थापना 1985 में हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा डियर स्टूडेंट। और एक चीज आपको बता दें कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू, जिसमें 7 देश थे, बाद में एक देश यानी उसमें ऐड हुआ है जिसका नाम अफगानिस्तान है। टोटल जो है कुल मिलाकर के यानी देशों की संख्या कितना हो जाता है? यानी 8 देश जो है उसमें यानी कुल होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका पहला सम्मेलन जो समय यानी दक्षिण का पहला सम्मेलन है किस देश में हुआ था, ये आपसे यानी पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपको पता है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? ढाका है या काठमांडू है? कहाँ पे जल्दी बताएंगे कमेंट करके। क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा क्या है? देखिए मैकमोहन रेखा के बारे में तो आप लोगों को आई होप पता होगा। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो भारत और चीन के बीच ये रेखा है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को यानी मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी कब यानी 2 खेमों में बढ़ गई थी? देखिए कांग्रेस पार्टी का विभाजन जो है ये कब हुआ था? 2010, 2012, 2013, 2014, यानी लगातार ये क्वेश्चन जो है यानी पूछा गया है। तो बिल्कुल आपको पता है कांग्रेस पार्टी 2 खेमों में जो है 1969 में यानी बढ़ गया था। एक सिंडिकेट कांग्रेस और एक आपका यानी कांग्रेस। ठीक है, तो जितने भी इसके नेता थे यानी बड़े-बड़े, वो सारा यानी सिंडिकेट में यानी कन्वर्ट हो गया था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी यानी किस आम चुनाव में यानी गरीबी हटाओ का नारा दिया था? आपको पता है गरीबी हटाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में, वो काफी ये नारा जो है उसका यानी काफी यानी मतलब काम भी आया था। और यही नारा जो है 1971 में दिया था। और उसके नेता जो सिंडिकेट नेता जितने सारे थे वो जो है यानी इंदिरा हटाओ का नारा यानी चला रहा था। क्वेश्चन 19 देखिएगा, 1995 में किस शहर में एयरफो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो पहला यानी जकार्ता में, यानी बारडुंग में, आपका सिंगापुर में, आपका यानी हांगकांग में। तो सबको पता है 1995 में किस शहर में एयरफो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो बारडुंग में हुआ था। इसका आंसर आपका बारडुंग राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन में, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 97, 47, 61 या आपका यानी 67? ठीक है, तो समवर्ती सूची में जो है यानी 47 यानी विषय कितना है? 47। तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अविष्ट यानी विषयों पर यानी कानून बनाने का अधिकार यानी किस पर है? यानी राज्यों के पास है, केंद्र और राज्यों के पास है, या आपका यानी केंद्र के पास होता है या किसी के पास नहीं होता है? तो यानी अवशिष्ट यानी विषयों पर यानी कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो किसके पास? केंद्र के पास होता है। तो इसका आंसर आपका केंद्र यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी संसद को राज्य सूची से यानी राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो ये जो देता है यानी अनुच्छेद 249 देता है। कौन सा देता है? अनुच्छेद 249 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सब बच्चे का आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बस आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में
प्लीज आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा शेयर कर देंगे, काफी बेटर रहेगा, क्योंकि आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत में कितने राज्यों में यानी द्विसंदात्मक यानी व्यवस्थापिका यानी जो है यानी आपको बताना 7 में है, या आपका यानी 8 या आपका 6 या 9। तो आप सभी बच्चों को हम कई बार बताया कि 6 जो है 6 राज्यों में ऐसा है, तो क्वेश्चन आपका 6 राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है मेरे डियर स्टूडेंट? चलिए जल्दी बताइए, एड्स दिवस जो है अपना देश में यानी कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को जो है अपना एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 371 ए का किस राज्य से यानी संबंधित है? देखिए 370 का धारा आपको हम बताए थे, 370 का धारा जो है जम्मू कश्मीर से है, अंडरस्टैंड, आपको पता होगा। लेकिन 371 का धारा जो है ये किससे है? तो ये नागालैंड से है। इसका आंसर आपका नागालैंड यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज्य जो शामिल है वो कहाँ पे यानी कौन सा मतलब शामिल है? केंद्र सूची में, राज्य सूची में, आपका समवर्ती सूची में, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, देखिए इसमें जो आपका यानी पंचायती राज जो शामिल है, जीविका यानी किसमें शामिल है? तो बिल्कुल आपको पता है कि पंचायती राज राज्य सूची में शामिल है। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन 27, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो बताइए इसका कौन सा होगा आपका? तो देखिए सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो बिल्कुल आपको पता है छठी का था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। छठी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 28 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, यानी क्या कहलाता है? सुंदरलाल बहुगुण का नाम यानी किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कृषक आंदोलन से, मानवाधिकार आंदोलन से, श्रमिक आंदोलन से, आपका चिपको आंदोलन से। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जो है आपको पता होगा किससे, यानी चिपको आंदोलन से शुरुआत हुआ था। और ये कहाँ पे यानी उत्तराखंड से यानी चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। और ये कब यानी 1960 के दशक में, यानी 1960 का आप लोगों को बिल्कुल याद रहना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चिपको आंदोलन का इन चिपको आंदोलन में कौन यानी संबंधित है? तो अभी आपको बताया कि सुंदरलाल बहुगुण, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुण विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या कहलाता है? एम एस स्वामीनाथ का संबंध जो है किससे है? तो श्वेत क्रांति से होगा आपका, यानी नीली क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड से, या आपका यानी हरित क्रांति से। देखिए एम एस स्वामीनाथ का संबंध जो है वो हरित क्रांति से है, तो इसका आंसर आपका हरित क्रांति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हरित क्रांति में आप लोग समझ रहे हैं कि जिसमें यानी नए नए यानी रासायनिक खाद और उसमें जो है उत्तम किस्म का बीज का प्रयोग करके जो है उसमें यानी उपज में जो है काफी यानी वृद्धि हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड आपको पता है श्वेत क्रांति से संबंधित है, जिसमें आपको यानी दुग्ध उत्पादन से इसको बोल सकते हैं हम लोग। नीली क्रांति आपको पता है किसको, श्वेत क्रांति आपका यहाँ दिया हुआ है दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड ये भी यानी दूध से ही होगा। नीली क्रांति आपको पता है झींगा उत्पादन से। क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य था? चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग तो ऑब्जेक्टिव यानी आप लोग का 30 तक यानी कवर कर दिए हैं। अब जो है आप लोगों का यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गैश क्वेश्चन इसको कहा जाए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जो सब्जेक्टिव वे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आप लोग तैयार हो जाइए अच्छे से, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। बस जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जितना दिन आपका और बचा हुआ है पूरी तरह से आपका जान लगा देंगे आपके पीछे हम, ठीक है। अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्य क्या उद्देश्य था? देखिए ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि आपको पता है विश्व व्यापार एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है एक मतलब नियमित यानी नियमों के निर्धारण करता है, यानी नियमों को जो है निर्धारण करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। आपको बता दें, क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मतलब स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार के नियमितीकरण का उद्देश्य की गई है। यह एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के उत्तराधारी के रूप में यानी में काम करता है। इसका सदस्य की संख्या 164 है, जो प्रत्येक निर्णय में सभी सदस्यों की सहमति से होता है। तो आपको बता दें, आपसे अगर पूछा जाएगा कितना उसमें सदस्य है, तो 164 इसमें सदस्य है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक न्याय क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखिए आर्थिक न्याय, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है आर्थिक न्याय से तात्पर्य समाज के सभी प्रकार के वर्गों से है, यानी सभी प्रकार के वर्गों से है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सबका, ठीक है। समाज में जो है बराबरी तथा समानता से है, किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति ना हो, कोई भूख से ना मरे, सारा समाज आर्थिक बराबरी का हो, इसे ही आर्थिक न्याय कहते हैं। देखिए आर्थिक न्याय का मतलब क्या हो? कोई जो है यानी समाज में क्या सभी जो है बराबर यानी बराबर का यानी समानता हो, किसी के पास यानी आवश्यकता से अधिक संपत्ति ना हो, सब में यानी सबके पास क्या हो संपत्ति यानी धन दौलत जो होता है ये यानी बराबर हो, कोई भी व्यक्ति जो है यानी वो भूखा ना सोए, यानी सबको यानी कुछ ना कुछ जो है मतलब उसको यानी होना चाहिए, अगर नहीं है उसके पास तो उसको आप यानी सहायता करें, यानी ये होता है आर्थिक न्याय, ठीक है। उसको यानी अपना बराबरी में लेके आना है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है? ISI क्या है? देखिए ISI क्या है? तो आपको ये जो है पूछा गया है। देखिए ये एक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है।
ISI आप लोगों को सभी पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्जाम में आप लोगों का ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए ISI एक क्या है, खुफिया एजेंसी है, कहाँ का, पाकिस्तान का, जिसका पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इस एजेंसी के द्वारा पाकिस्तान भारत में गुप्त बातों की जानकारी प्राप्त करता है, यानी गुप्त बातों की जानकारी किससे प्राप्त करता है, ISI से के द्वारा, यानी जो है यानी प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल आपको 3 नंबर क्वेश्चन का समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, नव उपनिवेशवाद से क्या है। देखिए नव उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है कि नव उपनिवेशवाद परंपरागत उपनिवेशवाद का एक मतलब नया रूप है। परंपरागत उपनिवेशवाद का एक नया रूप है। इसके अंतर्गत एक समृद्ध तथा शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर यानी सीधे आर्थिक शोषण करने की बजाय उसका अप्रत्यक्ष रूप से यानी शोषण करता है। देखिए नव उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी छोटा देश पर यानी कोई भी देश जो है उसका यानी शोषण जो करता है, तो शोषण यानी प्रत्यक्ष रूप से ना करके यानी अप्रत्यक्ष रूप से यानी शोषण करता है, उसी को जो है नव उपनिवेशवाद कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष यानी जो है प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष रूप से यानी करता है, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप लोग समझ में आ रहा है। तो एक समृद्धि तथा यानी शक्तिशाली देश आर्थिक सहायता देकर एक कमजोर देश की नीतियां तथा उस देश में होने वाली राजनीतिक गतिविधियां पर नियंत्रण करता है। देखिए आपको क्या बताया कि इस एक समृद्ध तथा शक्तिशाली देश आर्थिक सहायता देकर, यानी जो कमजोर देश था उसको आर्थिक सहायता देकर एक कमजोर देश की नीतियां तथा उस देश में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। ऐसा नहीं कि शोषण करना किसी भी देश का गए और उसका हम लोग जाकर के कुछ मतलब फायदा उठा ले, नहीं, पहले उस देश अगर कमजोर है तो उसको पहले हम लोग क्या आर्थिक मदद करता है, यानी जो सॉरी नव उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, जो अगर कमजोर देश होता है तो उसको कुछ जो है आर्थिक सहायता करता है। उसको आर्थिक सहायता देने के बाद ठीक है, जब वो अपना यानी सही स्टेबल में आ जाता है तब उसका जो है धीरे धीरे यानी शोषण करता है, कंडीशन लागू कर देता है कि आपको इतना इतना साल तक आपको हमको इतना रुपया देना है, इतना मतलब उसके साथ यानी कुछ कंडीशन खेल लेता है। ठीक है, तो इसी को जो वो बोलता है क्या, नव उपनिवेशवाद, यानी प्रत्यक्ष रूप से यानी शोषण ना करके अप्रत्यक्ष रूप से यानी करते हैं। ठीक है, किसी भी देश पर। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, रंगभेद क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रंगभेद समझना है। देखिए रंगभेद क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यानी रंगभेद के विरुद्ध यानी किए गए 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। देखिए क्या है रंगभेद, रंगभेद नस्ल आधार मतलब क्या आधारित भेदभाव का यानी निकृष्टतम रूप है। यह मानवता और क्या है लोकतंत्र के विरोधी है। रंगभेद जो होता है यह मानवता और लोकतंत्र विरोधी है। पहला क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1954 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद समर्थक सरकार के विरुद्ध यानी राजनीतिक प्रतिबंध यानी लगाए थे। दूसरा था 1956 के राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ने यानी रोडेशिया के विरुद्ध यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। ये यानी 2 इसका जो है रंगभेद का नीति था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, सुरक्षा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना सुरक्षा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है, खतरे से आजादी, यानी क्या होता है यानी खतरे से आजादी। सुरक्षा यानी हमें यानी कोई भी किसी प्रकार का यानी खतरा ना हो, इसी को बोलते हैं सुरक्षा। सुरक्षा तो आप लोग बता सकते हैं, मानव अस्तित्व और यानी किसी देश का यानी जीवन खतरे से भरा होता है, तब क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के यानी खतरे को सुरक्षा पर यानी खतरा माना जाए। तो यानी समझ में आ रहा है, यानी कोई भी किसी प्रकार का यानी देश हो चाहे मनुष्य हो, यानी इसको अगर मतलब क्या होता है यानी अपने यानी खतरा किसी प्रकार का उसके अंदर यानी खतरा ना हो, उसी को बोलता है यानी खतरा। ठीक है, चलिए किसी भी प्रकार का यानी दिक्कत ना हो, कोई भी आने वाले समय में उसका कोई उसके साथ यानी कोई बड़ी घटना घटे ना। ठीक है, तो इसी को बोलता है यानी घटना मतलब सुरक्षा बोलता है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वीटो क्या है। वीटो के बारे में आप देखना है। देखिए सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है, 15 है। ठीक है, 15 में क्या है 5 जो है अस्थाई है और 10 जो है क्या अस्थाई है। तो बिल्कुल आपको बता दें, जो 5 जो आया है वो 5 जो अस्थाई रूप से है तो उसको जो है क्या वीटो प्राप्त होता है, यानी परमाणु बम वगैरह परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 10 जो है ये नहीं कर सकता है। तो देखिए 15 सदस्य होते हैं, इसका अस्थाई सदस्य 5 तथा अस्थाई 10 होते हैं और प्रत्येक संबंधित विषयों पर जो यानी कोई भी निर्णय अगर मतलब क्या तभी लिया जाएगा जब 15 में से 9 सदस्य अगर सकारात्मक यानी जो सकारात्मक यानी जो उसके मत यानी कि उसके हित में अगर वोट करता है तो यह जो है मान्य होगा। महत्वपूर्ण मामलों पर जिनमें यानी आर्थिक या सैनिक कार्रवाई शामिल हो, किसी निर्णय के लिए यानी 5वीं अस्थायी सदस्य का मत यानी भी अनिवार्य होता है। इस प्रकार यानी किसी भी अस्थायी सदस्य का नकारात्मक यानी जो होता है यानी उसमें जो मत होने की स्थिति में सुरक्षा परिषद कोई मतलब क्या सक्षम कार्रवाई नहीं कर सकेगी। इसके मतलब इसी को यानी निषाधिकार कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, निषाधिकार कहा जाता है। बिल्कुल आपको 7 नंबर क्वेश्चन का भी समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, गुट निरपेक्षता का अर्थ मतलब क्या होता है। देखिए गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि किसी भी गुटों में यानी शामिल नहीं होना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 1945 के जो द्वितीय युद्ध यानी समाप्त होने के बाद विश्व में यानी 2 ध्रुवों में यानी जो है बढ़ गया था, जिसमें क्या था श्वेत संघ और एक क्या था यानी मतलब अमेरिका, 2 गुटों में बढ़ गया था। इसमें जो है
यानी किसी भी यानी देश में यानी शामिल नहीं हुआ था अपना देश, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुटनिरपेक्ष देश था, यानी किसी भी देश में यानी शामिल नहीं होना। गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य राष्ट्रों के गुटों से दूर रहकर अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र विदेशी नीति का पालन करने से है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो विरोधी खेमों में बंट गया था, अमेरिका और रूस विभाजित हो गया था। भारत जैसे तीसरी दुनिया के देश ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। तो अपना देश जो हम लोग यानी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, ना कोई भी देश में हम लोग शामिल नहीं हुए थे, ना रूस में हुए थे, ना यानी अमेरिका में हुए थे। ठीक है, इसी को जो है गुटनिरपेक्षता अर्थ होता है, यानी किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना। तो आपको याद रहेगा, ये चीज अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, पंचशील क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम पंचशील के बारे में बताए थे कि पंचशील समझौता 1954 को हुआ था। ये भारत और चीन के बीच ये पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें 5 पॉइंट रखा गया था। ये बिल्कुल आपको हम बताएं इसके बारे में। ठीक है, पहला इसमें क्या सिद्धांत था कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च तथा प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, ये पहला इसका यानी एक दूसरे का यानी हम लोग क्या करेंगे, यानी सम्मान करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, एक दूसरे के प्रदेश पर यानी कभी भी यानी आक्रमण का परित्याग नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था इसमें, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी अंदरूनी मामले पर उसका जो है कोई भी हम लोग एक्शन नहीं लेंगे, हस्तक्षेप उसका नहीं करेंगे। इसमें जब चौथा पॉइंट था, सामान्य और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीपूर्ण यानी संबंधों का स्थापना, ये भी चौथा था। पांचवा पॉइंट था इसमें, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत था। तो ये 5 पॉइंट रखा गया था। और जो इसमें जो है ये चीन की गलत नीतियां और ये जो है इसका जो है मतलब क्या कहें इसको, कौन सा शब्द से इसको पुकारे लेकिन कम है, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे। तो इसमें जो है क्या है, तो ये जो है अपना देश पर आक्रमण कर दिया था, पीछे से वार करने वाला देश चीन। ठीक है, ये 1962 में जो अपना देश पर यानी आक्रमण कर दिया था, ये आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल के 2 कार्यों मतलब कार्य बताएं जो क्या होगा इसका यानी। तो देखिए 2 कार्य क्या होता है, राज्यपाल का राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाने और समाप्त करने का यानी अधिकार प्राप्त होता है। राज्यपाल का पहला काम यह होता है। दूसरा क्या होता है, राज्यपाल राज्य के विधानसभा के क्षेत्र को और जिस राज्य में 2 सदन है वहां पर यानी दोनों सदनों से संयुक्त सत्र से यानी संबोधित कर सकता है। तो ये 2 जो है उसका यानी महत्वपूर्ण कार्य था। तो बिल्कुल आपको आई होप डियर स्टूडेंट मेरा आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने सारे बच्चे आप लोग चैनल में जुड़े हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, एकदम बिल्कुल विनती है, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए गाइस, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो बच्चे लाइक नहीं किए, इसमें इस वीडियो में आपको 1 के लाइक देना है। ठीक है, क्योंकि आपका डिमांड पे ये वीडियो बनाया गया है। फिर जो हम लोग आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन फिर लेकर के आएंगे। चलिए गाइस, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।